नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की कहानी संघर्ष, त्याग, तपन और कई संघर्षों से भरी हुई है। ऐसा शख्स जिसे अपना गांव छोड़ना पड़ा, एक ऐसा शख्स जिसने अपने सामने अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को कटते हुए देखा हो, एक ऐसा शख्स जो कई दिनों भूखा रहा, एक ऐसा शख्स जो पेट की खातिर जेल गया, एक ऐसा शख्स जिसने अपने देश के प्रति सब कुछ निछावर कर दिया। मेरे साथियों, सफलता आसान नहीं होती है। मिल्खा सिंह की जीवन से जितना सीखा जाए उतना कम है। तो मेरे साथियों, आज हम सुनते हैं मिल्खा सिंह की जुबानी, मिल्खा सिंह की कहानी। नौजवान बच्चियों, हो सकता है कि मिल्खा सिंह के जाने से वो मिल्खा सिंह को देख के उन बच्चों को चिंगारी लग जाए और वो आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के देश का तिरंगा झंडा ऊंचा कर दें, तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। तो मैं उनसे कहता रहता हूं कि ये चीजें जो हैं आपने जरूर करनी है। जी मिल्खा सिंह जी, अब बात करते हैं आपके बचपन की। तो बचपन के दिन किस तरह से गुजरे? कभी याद आते हैं वो दिन आपको? बचपन के दिन जब मुझे याद आते हैं तो मैं बहुत रोता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है, जो पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के अंदर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मेरी आंखों के सामने मारे गए। जो हुआ आप लोगों को, क्योंकि आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो आप लोगों को तो पता नहीं है, मगर मैंने हर एक चीज आंखों से देखी है। बात यह है कि जो हमारे गांव वाले थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान ये क्या बन रहा है, क्योंकि हमारा गांव जो था बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर था। वहाँ पे 2 सरदारों के गांव थे, मगर उनको इस चीज का कुछ इल्म नहीं था। क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो मेरे गांव से सिटी का स्कूल जो था वो 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर में रोज जाता था नंगे पांव और 10 किलोमीटर आता था वापस। और रास्ते के अंदर रेत के टिब्बे हुआ करते थे, रास्ते के अंदर 2 नहरें पार करके मैं जाया करता था। तो जब ये पार्टीशन की बातें होने लगी तो जब मैं सिटी के स्कूल में जाता था, जब मैं वापस आता गाँव में, तो मैं आके बताता था कि भाई ये क्या इंडिया और पाकिस्तान बन रहा है, हमें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तो लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं। तो मुझे याद है कि हमारे गांव के पास एक और सरदार और हिंदुओं का गांव था, वो भी अपना गांव छोड़ के करीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर पे वो था, वो भी हमारे गांव के अंदर आ गए। और जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के अंदर हम सब लेडीज जो थी वो गुरुद्वारे के अंदर रह रही थी। लंगर वहीं पकता था, वहीं पे रोटियां सबको सर्व की जाती थी। तो जो पड़ोसी मुसलमान थे हमारे गांव के आसपास, वो हमें कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि हम उनकी मैरिजेज में जाते थे, वो हमारी मैरिजेज में आते थे। तो जैसे भाई रहते हैं इस तरह से वो आपस में हम रहते थे। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आपके आस पड़ोस वाले मुस्लिम थे वो लोग नहीं चाहते थे कि आप गांव छोड़कर जाएं, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए, मजबूर किया कि आप अपना गांव छोड़ दें? बाहर के जो मुसलमान आए उन लोगों ने ये चीज आके उठाई कि देखो जी, ये गाड़ियां वहां से कटी हुई आ रही हैं, यहाँ से कटी हुई जा रही हैं, आपने इनको क्यों पनाह दे रखी है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है या ईसाई है, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। तो बात ये थी कि उन लोगों ने हमें ये मैसेज दिया, जो बाहर के कबायली मुसलमान आए, उन लोगों ने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, हम आपको छोड़ देंगे, आप यहाँ पे रह जाइए। तो ये चीज किसी को मंजूर नहीं थी, कोई भी इस चीज को मानने वाला नहीं था। गुरुद्वारे में मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी हम तो मुसलमान नहीं बनेंगे और ना ही हम अपना गांव छोड़ेंगे। मुझे याद है, क्योंकि मेरी 16-17 साल की उम्र थी, तो मुझे तो हर एक चीज याद है। गलियों पे खड़े होकर हमने पहरा दिया हुआ है। तो वो मैं आपको ये बताने लगा था कि वहां पे जो लोग मारे गए, क्योंकि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्नाह की आपस में लड़ाई चल रही थी, वो तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, मगर जो मारा गया वो गरीब आदमी मारा गया वहां पे। तो मुझे इस बात का दुख है, वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे जब याद आता है
तो हमेशा मेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए। और आपको दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, मेरे फादर के ये लफ्ज थे कि मिल्खा भाग यहाँ से, जैसे हम मर रहे हैं ये तुझे भी मार देंगे। तो मैं भाग के जंगल में छुप गया। तो जब ये स्टोरी लेने के लिए आए डायरेक्टर सारे बॉम्बे से, तो ये चीज जब उन्होंने पूछी मेरे से, जैसे आपने पूछा इसी तरह से उन लोगों ने पूछा, तो मैंने बताया ये मेरे माँ बाप के लफ्ज थे कि भाग मिल्खा भाग, यहाँ से निकल जा, तुझे भी मार देंगे। तो मुझे बचपन सारा जो जब याद आता है तो आंखों में आंसू आते हैं। जी बिल्कुल, देश के विभाजन का दर्द आपने बहुत सहा। आज तक वो दर्द कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू ला देता है। मिल्खा सिंह जी, आपको पाकिस्तान से जिन हालातों के चलते अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा, भारत में आना पड़ा, और फिर उसके बाद आप भारतीय सेना में भर्ती हुए, तो उस भयानक हादसे के बावजूद, जिस हादसे ने आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपसे छीन लिए, उसके बावजूद आपने अपना जो हौसला है वो मजबूत किया और भारतीय सेना में भर्ती हुए। तो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए किसने आपको प्रेरित किया? हाँ, ये बात जो आपने पूछी है सही है कि जब मैं पार्टीशन के बाद जितने भी रेफ्यूजीज थे वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके लैंड किया करते थे। एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचा, गाड़ी आई, वहां पे रुकी, गाड़ी खून से भरी हुई थी, मुझे याद है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे सारे रेफ्यूजीज पड़े हुए थे। ना तो वहाँ पे सोने के लिए जगह थी, ना पीने के लिए पानी था, ना रोटी खाने के लिए थी। सब आदमी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, किसी की बहन मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो सारे रेफ्यूजीज वहाँ पे लैंड करते थे। तो अब इंसान सोचता है कि भाई कितनी बार बैठ के रोते रहेंगे। तो फिर मुझे वहाँ पे 3-4 लड़के हम उम्र, जो मेरी उम्र के लड़के थे, 17-18 साल के लड़के, वो मुझे मिल गए। तो सब ने ये सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लैंड करते थे तो वो आपके घर का पता लिखते थे, कहाँ से आए हो, और कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे या ये वो सारी चीजें पूछते थे, हमें लिखाना पड़ता था वहाँ पे। मेरा नाम मिल्खा सिंह है, मेरा गांव गोबिंदपुरा है, पाकिस्तान मुल्तान के पास था, मैं वहां से आया हूँ। वो सारी चीज मैंने वहां पे लिखाई। तो वो रोज पुकारते रहते थे कि फलाने का रिश्तेदार है यहाँ पे, ये है वो है, अगर किसी को खबर चले तो वो आके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके मिल लें। तो अब जो क्वेश्चन आपने किया है कि आर्मी में हम कैसे गए, क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 3-4 लड़के जो थे हम उम्र, तो हमें पता चला कि रिक्रूटिंग ऑफिस जो है वो लाल किला जहाँ पे है, लाल किले के पास में आर्मी का रिक्रूटिंग ऑफिस है, तो वहाँ पे भर्ती के लिए ट्राई की जाए। तो हम तीनों गए। अब 50 पोस्टें निकली हैं, तो सारा रेफ्यूजी जितने भी लोग थे आए हुए पाकिस्तान से, वो सारे वहाँ पहुंचे हुए हैं। 50 पोस्टों के लिए 5000 आदमी पहुंचा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि 50 पोस्टें हैं, 5000 आदमी है। फिजिकली तो मैं फिट था, उन्होंने चेस्ट मेरी देखी ठीक थी, हाइट मेरी देखी ठीक थी, वेट मेरा देखा ठीक था, टेस्ट जो उन्होंने कहे वो हमने पूरे कर दिए। तो मैंने 2-3 बार ट्राई की तो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे एक भाई थे जो बच के आए थे, वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो मैंने उन्हें कहा, मेरे से बड़े थे, तो मैंने उनसे कहा भाई अब मेरी तो पढ़ाई भी नहीं है, छूट गई है, कोई काम भी नहीं है, मैं जेल भी चला गया हूँ, बगैर टिकट पकड़ा गया था, जेल भी चला गया, तो आप मुझे अगर आर्मी में करा सकते हो तो करा दो। फिर उसने, मेरे भाई ने, उनके साथ एक आदमी था, उसको कह के फिर जाके मैं सिलेक्ट हुआ और आर्मी में चला गया। तो आर्मी में जाने के बाद ही मिल्खा सिंह को पता चला कि 400 मीटर क्या होता है, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं। इन चीज़ों का, इसका क्रेडिट जो जाता है वो आर्मी को जाता है। उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे दौड़ना सिखलाया। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी में जाकर ही आपको पता चला कि एशियन गेम्स क्या होती हैं, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, तो सेना में कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने आपको दौड़ने के लिए प्रेरित किया और आपका करियर जो है वो बतौर एथलीट शुरू हुआ? वो ऐसे है कि जब मैं आर्मी में रिक्रूट भर्ती होकर जाते हैं ना पहले, तो वहाँ पे जब मैं भर्ती होकर सिकंदराबाद पहुँचा तो वो जाते ही आपको किट वगैरह इशू करते हैं, शूज एंड बक्सा भी देते हैं, फिर वो यूनिफॉर्म भी देते हैं, हर एक चीज आपको दी जाती है। तो 15 दिन के बाद रोल कॉल होती है। रोल कॉल कहते हैं कि आर्मी के नौजवान जो हैं रात को एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे उनको नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बताया जाता है।
जो भी नई चीज होने वाली होती वो वहां पे रोल कॉल के अंदर अनाउंस करते हैं वहां पे। तो 15 दिन के बाद रोल कॉल तो रोज ही होती है शाम को, मगर उस दिन ये अनाउंस हुआ कि कल 5 मील की, उस टाइम हमारे जमाने में मील हुआ करते थे, आजकल तो किलोमीटर हो गए हैं ना भाई, कल 5 मील की क्रॉस कंट्री होगी और उस क्रॉस कंट्री के अंदर ये 300-400 जवान दौड़ेंगे और उसमें से जो 10 नौजवान पहले आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हुआ ये कि वो जब रात को वापस बैरक में गए, बैरक जो होती है उसमें सब एक साथ रहते हैं, चाहे कोई बंगाली है, मद्रासी है, बिहारी है, पंजाबी है, किसी भी स्टेट का कोई रहने वाला है, वो बैरक एक ही होती है सबके लिए। तो उसमें हम करीबन कोई 30-40 जवान रह रहे थे, 20 चारपाई इस तरफ होती हैं, 20 इस तरफ होती हैं, तो बीच में रास्ता होता है चलने का। तो अब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं भी कल दौड़ है, मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी दौड़ूंगा, मैं भी दौड़ूंगा। तो वो जब दौड़ शुरू हुई सुबह, वो लाइन पे खड़े हो गए, हम विसल बजी, उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया 5 मील की क्रॉस कंट्री थी, अब करीबन कोई 6-7 किलोमीटर होगा। तो उन्होंने कहा भी आधे रास्ते पे जाके वहां पे आपको पर्ची मिलेगी और वहां से वो पर्ची लेके आपने वापस आनी है। तो मुझे याद है कि भाई हम तेज दौड़े, पीछे से और भी सब नौजवान दौड़े, मेरा पेट पकड़ा गया, फिर मैं बैठ गया, फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये क्रेडिट सारा जो है मेरे स्कूल टाइम में जाता है, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर रोज जो चल के स्कूल जाता था, रेत के टिब्बे रास्ते में आते थे, तो मैं जॉगिंग करता था, जाके जहाँ पे मुझे ग्रास का पैच मिलता था वहां मैं खड़ा हो जाता था। तो वो मेरा स्टेमिना थोड़ा बहुत बना हुआ था। तो हुआ ये कि 300-400 जवान जो दौड़े, उसमें से मैं पर्ची लेके वापस आया। आते ही मैं थोड़ा बहुत अब सांस चढ़ा हुआ था, तो मैं आके लेट गया। तो ये जो 5 मील की क्रॉस कंट्री में आप दौड़े, तो क्या हुआ? आप पहले नंबर पर आए। क्या हुआ था उस रेस के बाद? हुआ ये कि रेस खत्म होने के बाद जब रात को दोबारा रोल कॉल हुई, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा नंबर आया है, क्या है, 300-400 जवानों में से। तो वो जब रात को रोल कॉल हुई तो उन्होंने कहा जी नंबर 1 सो एंड सो, नंबर 2 सो एंड सो, नंबर 3 सो एंड सो, करते 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 उन्होंने कहा 6ठे नंबर पे मिल्खा सिंह। तो सडनली मुझे शॉक सा लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब देखो, जिस इंसान को कोई नहीं जानता है कि मिल्खा सिंह कौन है, कहाँ से आया है, मेरे साथ के कितने लोग वहां पे हैं। तो जब मैं बैरक में वापस गया तो जो मेरे साथ 30-40 आदमी रह रहे थे, उन सब ने मुझे कंधे पे उठा लिया, मिल्खा सिंह जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, हमारी बैरक का नाम ऊंचा कर दिया। तो ये थी मेरी शुरुआत। जिस आदमी को कोई नहीं जानता, सडनली उसका नाम आ जाए आगे, तो वो कहता है ये तो मेरे लिए, जिसने इतनी तकलीफें देखी हों, तो वो कहता है ये चीज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर वो जो 10 आदमी थे उनको फर्दर ट्रेनिंग दी गई। तो वो ट्रेनिंग देने से ही जो हमारा उस्ताद, जो गुरु जो था हवलदार गुरदेव सिंह, उसने मुझे बताया कि इस क्रॉस कंट्री के बाद जो है एथलेटिक मीट होनी है। एथलेटिक मीट जो होती है उसके अंदर 20-25 इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 1500 मीटर है, 10,000 मीटर है, 5000 मीटर है, डिस्कस है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप है, कितने इवेंट्स हैं उसके अंदर। तो उसने मुझे बताया मिल्खा सिंह जी अब 400 मीटर दौड़ोगे। तो मैंने कहा जी 400 मीटर कितना होता है। उसने मुझे एक ट्रैक का निशान लगा के बताया, ऐसे खोल चक्कर। मैंने सोचा यार रोज का 5 मील 10 मील दौड़ाता है हमें ये, तो 400 मीटर मेरे लिए क्या चीज है, कुछ भी नहीं। तो वो 400 मीटर उसने बताया, उन्होंने 50 रिक्रूट खड़े किए, भाई इनमें से जो फर्स्ट आ जाएगा उसको हम 400 मीटर के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, आगे जब ट्रेनिंग देना शुरू की, मैं तो 400 मीटर में भी फर्स्ट आ गया क्योंकि स्टेमिना मेरे में था। तो वो 400 मीटर की मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दी उन लोगों ने। तो ये थी चीज जबकि मिल्खा सिंह को आर्मी के अंदर जाके इस चीज का पता चला, सारी चीज का। जी, इसके बाद आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सन 1956 की अगर बात करें, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक की अगर बात करें, तो उसमें सिलेक्ट होने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा आपको? चाहे आपका फील्ड है या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, जेलसी हर जगह में होती है, ये आप मानते हो ना। अब जब मैं नेशनल लेवल पे पहुंच गया तो जो लड़के पहले इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे 400 मीटर के अंदर, उन लोगों को पता चला ये नया लड़का कहां से आ गया। तो वो फिल्म में भी दिखाया गया है कि उन लोगों ने मेरी टांगें तोड़ने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। रात को 12 बजे जब मैं सोया हुआ था, उन्होंने डंडे लेके मेरी टांगों पे मारे, मेरे पाँव पे मारे, मेरे सिर पे मारे। जब हाय हाय की आवाज आई, लोग उठे, उन्होंने लाइट जलाई तो उतने में वो भाग गए थे। अब मुझे तो मालूम था कि कौन लोग थे,
जो उन्होंने ये काम किया। और हुआ ये कि नेक्स्ट डे सुबह जब रात को ये इंसिडेंट हुआ तो सुबह ही हमारे ट्रायल थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए। तो उसमें वो लड़के भी दौड़ रहे थे मेरे साथ। अब मुझे डॉक्टर ने कहा और मेरे कोच ने कहा कि मिल्खा सिंह आपको बुखार है, मत दौड़ो, मर जाओगे। मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं दौड़ूंगा जरूर, मैंने इतनी मेहनत की हुई है। तो मैं दौड़ा, मैंने उन लड़कों को बीट किया और सिलेक्ट हुआ, मेलबर्न चला गया। तो मेलबर्न जाने के बाद मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, 400 मीटर कैसे दौड़ी जाती है। जो अमेरिकन लड़का वहां फर्स्ट आया था, हालांकि मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। जी, ऐसा क्या हुआ था कि आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए? क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ इंडिया में हमारे जमाना ऐसा था कि अगर आप अपनी सिस्टर से भी बात कर रहे हैं तो लोग आपको मारना शुरू कर देते थे। लड़की से बात करनी तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी उस जमाने के अंदर। आजकल तो जमाना फ्री हो गया, मगर हमारा जमाना कुछ और था। तो वहाँ पे जाके लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। मेलबर्न गए तो जब मैं रेस हार गया तो मेरा कोच मुझे कहता है, मिल्खा ये काम आपका नहीं है, हिंदुस्तान ने आपको यहाँ भेजा है, इस चीज के लिए नहीं भेजा है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत महसूस किया जब मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। और फिर मेरे दिल में आग थी कि जो लड़का वहाँ पे अमेरिकन लड़का 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था मेलबर्न ओलंपिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 56 में, मैंने कहा कि मैं उस लड़के के पास जाऊंगा। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, मैंने उसे इशारों में समझाया जाके, क्योंकि हम तो गांव के पढ़े हुए हैं, ये इंग्लिश के स्कूल के थोड़े पढ़े हुए थे कि मुझे इंग्लिश टूटी फूटी थोड़ी बहुत बात समझाई मैंने उसको। तो वो लड़के को मेरे को मिलने की ख्वाहिश थी कि जो लड़का 400 मीटर में फर्स्ट आया मैंने उससे जरूर मिलना है, उससे पूछना है कि उसका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, वो क्या करता है, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें क्या खूबी क्या है उसमें। तो आपको मालूम है कि ओलंपिक विलेज होता है, यहाँ पे अमेरिका की टीम रह रही है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम रह रही है, यहाँ पे कनाडा की टीम रह रही है, यहाँ पे इंडिया की टीम रह रही है। तो सारी टीम जो होती है वो आसपास होती हैं, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट की वॉक के ऊपर। अमेरिकन टीम हमारे इंडियन टीम के पास ही रह रही थी। तो मैं उस लड़के के पास चला गया। जब मैं गया तो उस लड़के के कमरे के बाहर फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, प्रेस वाले बैठे हुए हैं। अब उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, वो सारे उसकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। तो जब मैं उसके कमरे के बाहर गया तो मुझे अब जानता ही नहीं वो मैं कौन हूँ क्या है। मुझे कहता है, यस जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने कहा, माय नेम इज मिल्खा सिंह, आई वांट योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 3-4 बार उसको रिपीट किया। यू वांट माय कोचिंग शेड्यूल, बट आई हैव नो टाइम टुडे, कैन यू कम टुमारो। तो मैं उसी तरह से वापस चला गया, पास में तो रहते थे हम वहां पे। नेक्स्ट डे फिर पहुंच गया। अब मैंने उसे इशारों में बताया कि आई एम मिल्खा 400 मीटर। अब पूरी तो इंग्लिश में बोल नहीं सकता था। 400 मीटर कहता, यस योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 2-3 बार उसे कहा तो वो समझ गया कि ये मेरा कोचिंग शेड्यूल चाहता है। तो मुझे कहता है कि व्हाट इज योर टाइमिंग इन 400 मीटर। तो उस टाइम में 48 सेकंड में दौड़ता था। मैंने कहा 48 सेकंड्स, वेरी गुड। वो दौड़ता था 46 सेकंड में। 2 सेकंड का फर्क, कम से कम 15-20 गज का फर्क था। आपको मालूम है ओलंपिक गेम में तो फोटो फिनिश होती हैं सारी। तो उसने वो सारी बात समझ के मेरे से फिर उसने अपना प्रोग्राम मुझे लिखा कि मैं मंडे को क्या करता हूँ, ट्यूसडे को क्या करता हूँ, वेडनेसडे को क्या करता हूँ, कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, कितने स्टार्ट लेता हूँ। तो ये सारी चीजें उसने मुझे बतलाई। तो जब मैं वापस आया वो उसने लिख के दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर का ये है। तो रास्ते में मैंने अपने कोच से बात की प्लेन के अंदर, कहता, मिल्खा ये विल पावर के बगैर ये चीज होने वाली नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल पावर मिल्खा सिंह के अंदर थी, डेडिकेशन मिल्खा सिंह के अंदर थी। हुआ ये कि जब प्लेन लैंड किया दिल्ली में, मैंने लैंड किया तो नेशनल स्टेडियम में हमने जाना था ठहरने के लिए दिल्ली में, आजकल जिसे ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा कोच आता था ट्रेनिंग देने के लिए, जिस दिन मैं उसके कहने से काम नहीं करता था वो रोना शुरू कर देता था। कहता था, मिल्खा मैं कल यहाँ नहीं आऊंगा। रात दिन वो सोता नहीं था, उसके दिमाग में ये बात थी कि मैंने मिल्खा सिंह से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाना है और मिल्खा सिंह में हिम्मत है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जब मैं गिर जाता था बेहोश होके, ब्लड वोमिट करता था, यूरिन के जरिए ब्लड जाता था, तो दूसरे लड़के छोड़ के अलग बैठ जाते थे। वो कहते, कोई साहब हमने नहीं मरना है, ये मरता है तो मरने दो।
तो कोच मेरे कानों में ये कहता था, मिल्खा सिंह उठो, एक और लगानी है। मैंने कहा कोई साहब मुझे तो वोमिटिंग हो रही है, मुझे मेरा तो बुरा हाल है, तो आप कह रहे हैं कि एक और लगानी। कहता नहीं, एक और लगानी है, वही चीज जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाएगी। तो जब मैंने एक और लगानी तो फिर वोमिटिंग होनी और बेहोश पड़े रहना मैंने कितनी देर, और रोज का ये काम था। मैं कहता था किसी दिन भगवान मुझे बचा ले, मैं भगवान के हाथ जोड़ता था कि मैं नहीं दौड़ूंगा आगे से, मुझे बचा ले आज, क्योंकि रोज ही बेहोश हो जाता था। मगर इरादा इतना मजबूत था, विल पावर इतनी थी मेरे में कि मैंने ये काम करना ही करना है। उसका क्रेडिट मैं अपने कोच को देता हूँ, उसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि मैंने तिरंगा झंडा लहराना था यूएसए के अंदर, मिशिगन के अंदर, मुझे अभी तक याद है। वहां पे करीबन 35,000 इंडियन इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मिल्खा सिंह यहाँ पे आए और आके तिरंगा झंडा, 15 अगस्त की बात है, ये करीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है। तो मुझे पता चला कि वही कोच जो मुझे ट्रेनिंग देता था, रणबीर सिंह, कि वो बीमार है और मिशिगन में रह रहा है, करीबन कोई 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर। तो मैंने गाड़ी भेजी, कार भेजी, मैंने कहा उसको वहां से लेके आओ। वो कोच को लेके आए। जब मैं स्टेज पे बोल रहा था तो कोच आया व्हील चेयर पे वहां पे, और मैंने 35,000 इंडियंस के सामने रणबीर सिंह को ऐसे उठाया, कुर्सी से जोर से लिफ्ट किया, अपने कंधे पे लाया। मैंने कहा दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आज दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है तो इसका क्रेडिट जो है इस कोच को, रणबीर सिंह को जाता है। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की उसके लिए, बड़ी क्लैपिंग की, कहा कि ये आदमी है जिसने मुझे बनाया है। तो ये होती है विल पावर और ये होती है मेहनत। मिल्खा सिंह जी, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जुनून कि इंडिया के लिए आपने गोल्ड मेडल लाना है, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और फिर आपको आपकी मेहनत का फल मिला जब सन 1958 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया? बड़ी आपने अच्छी बात पूछी है। मैं जिंदगी में, मैंने आपको बताया भी, 4-5 बार रोया, 3 बार गमी के आंसू और 2 बार खुशी के आंसू। गमी के आंसू के बारे में मैंने आपको बता दिया, जब मेरे माँ बाप मारे गए तब रोया। दूसरी बार रोया जब रोम ओलंपिक के अंदर मैंने गोल्ड मेडल मिस किया। वो जिंदगी भर जो चीज है, मरते दम तक कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैंने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी थी और 77 जीती। 77 टाइम मैंने तिरंगा झंडा ऊंचा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। रोम ओलंपिक में जाने से पहले ये रेसेस मैंने दौड़ी थी, और उसमें ये था कि दुनिया का हर आदमी ये जानता था, क्योंकि मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड बन चुका था सारी दुनिया में। जहां भी दौड़ता था, पेरिस में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, लंदन में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, मॉस्को में दौड़ा मिल्खा सिंह जीत गया, यूएसए में दौड़ा मिल्खा, हर जगह जीतता जा रहा था। तो लोग ये कहते थे कि 400 मीटर रोम ओलंपिक में अगर कोई जीतेगा तो डेफिनेटली मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो उस रात को मैं बहुत रोया। रेस में थोड़ी सी गलती हो गई और 15 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। जी, ऐसा क्या हुआ था उस रेस में? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से आप पिछड़ गए थे। हालांकि पुराना ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था वो आपने तोड़ा, फिर भी जो ओलंपिक मेडल था वो आपके हाथों से फिसल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो होती है कि दौड़ने से पहले आपकी लेन्स निकलती हैं कि फर्स्ट लेन में कौन दौड़ेगा, सेकंड में कौन दौड़ेगा, थर्ड में कौन दौड़ेगा। हमारे जमाने में 6 आदमी फाइनल में दौड़ते थे, मैं फाइनल में आ गया था। तो हर एक आदमी को लेन जो है वो आपकी मुकद्दर के मुताबिक मिलती है। अगर ये सोचें आपके भी मैं फर्स्ट लेन में दौड़ूं, ये नहीं हो सकता। तो मुझे 5वीं लेन मिली। अब जो आदमी अच्छे दौड़ने वाले थे, मेरे साथ दौड़ने वाले थे, वो मेरे पीछे थे, वो मुझे देख सकते थे, मैं उनको देख नहीं सकता था पीछे से। तो जब 250 मीटर पे मैं पहुंचा, अभी 150 मीटर और रहता था, 400 मीटर की रेस थी, तो 250 मीटर के ऊपर मैं रेस को लीड कर रहा था और सबको मालूम था कि मिल्खा सिंह जीतेगा। तो सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई जब मैं 250 मीटर पे था कि मिल्खा, आप बहुत तेज दौड़ रहे हो सकता है कि आप ये रेस खत्म ना कर पाओ। तो जिस रिदम के अंदर, जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था, उसको मैंने ब्रेक दिया। तो वहीं पे मिल्खा सिंह की और इंडिया की किस्मत का सितारा जो था वो डूब गया। अगर मैं स्पीड में ब्रेक नहीं देता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मिल्खा सिंह का गोल्ड मेडल ना होता। तो वो गलती जो रेस में हुई है उसको मैं जिंदगी भर मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। तो वो गलती थी। मैंने कोशिश की बाद में उनको पकड़ने की, मगर एक बार जब आप स्पीड तोड़ दो, उसको दोबारा पिकअप करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी
कि जो रोम ओलंपिक वाली जीती उसके अंदर मैं रोया। आपके ऊपर जो फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, तो क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको उस पुराने दौर में वापस ले गई? सुना है आपने केवल 1 रुपए में वो फिल्म की कहानी आपने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को दी, उसके पीछे क्या कारण थे? मैं आपको बता रहा था कि तीसरी बार रोया जब मैंने अपनी फिल्म देखी। फिल्म जो इन लोगों ने बनाई है कमाल की बनाई है। अब जहां भी मैं जाता हूं, जितनी भी यंगर जनरेशन जो है हिंदुस्तान की, वो इतनी इंस्पायर हुई है इस फिल्म से कि हर आदमी मिल्खा सिंह बनना चाहता है। मजा आ गया। और मैं ये सोचता था जब ये फिल्म लेने के लिए यहाँ पे आए थे, ये डायरेक्टर बॉम्बे से मेरी स्टोरी लेने के लिए आए, किसी ने कहा जी हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, किसी ने कहा जी हम 2 करोड़ दे देंगे, और किसी ने कहा कि जब फिल्म चलेगी हम इतना दे देंगे। तो मेरा बेटा भी यहाँ बैठा था, 3-4 डायरेक्टर जो बैठे थे वो आए थे बॉम्बे से स्टोरी लेने के लिए। तो मेरा बेटा कहता पापा मैंने 1 सेकंड के लिए आपसे बात करनी है। तो वो मुझे कमरे में अंदर ले गया, मुझे कहता है पापा अगर स्टोरी देनी है तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा को देनी है। मैंने कहा बेटे क्या बात है, वो तो और देनी है तो 1 रुपए में देनी है मुझे कहता है। मैंने कहा तेरी बात मुझे समझ नहीं आई कि आजकल पैसा कौन छोड़ता है इस जमाने में, पता नहीं इन लोगों ने कितना इस मूवी से कमाना होगा, क्या करना होगा, तो वो आपको पैसे दे रहे हैं। नहीं पापा, अब बात ये थी कि मैंने तो 1960 के बाद कोई फिल्म देखी नहीं, ना ही मुझे मालूम था कि डायरेक्टर कौन अच्छा है, एक्टर कौन अच्छा है, प्रोड्यूसर कौन अच्छा है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। 60 से पहले फिल्म जरूर देखी थी, राज कपूर की देखी, अशोक कुमार की देखी, देवानंद की देखी, आपके नूर जहां हुआ करती थी उसकी देखी, सुरैया थी उस टाइम उसकी देखी। मगर ये आजकल के जो बच्चे चले आ रहे हैं फिल्म स्टार, वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं। 60 के बाद कभी नहीं देखी फिल्म मैंने। तो वो मेरे बेटे का डिसीजन था। आपको मालूम है कि मेरा मिल्खा सिंह का बेटा भी इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है। जी हाँ, जीव मिल्खा सिंह। हाँ, जीव मिल्खा सिंह। उन्होंने भी गोल्फ में भारत का नाम रोशन किया है। तो वो उसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बारे में मालूम था, क्योंकि उसने रंग दे बसंती फिल्म देखी थी। तो कहता है पापा बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इसी को देनी है स्टोरी हम। तो ये उसका डिसीजन था, उसका फैसला था, और ये दी गई राकेश ओम प्रकाश मेहरा को और 1 रुपए में स्टोरी दी गई। तो तब मैं आपको बता रहा था कि फिल्म देख के जो मैं रोया, क्योंकि जिंदगी के अंदर हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं। मैंने उस फिल्म के अंदर हर एक चीज जो वीकनेस मिल्खा सिंह के अंदर थी वो मैंने पर्दे पे ला दी। चोरी मिल्खा सिंह ने की, जेल में मिल्खा सिंह रहा, टांगे मिल्खा सिंह की तोड़ी गई, क्या क्या चीजें मिल्खा सिंह के साथ हुई, वो सारी चीजें मैंने कर्टन पे ला। मिल्खा सिंह जी, आपने बताया कि आप ट्रेन में बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े गए थे, आपको जेल जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था कि आपको बिना टिकट ट्रेन में सफर करना पड़ा? बिल्कुल सही बात है, ट्रेन में पकड़ा गया था, 15 दिन जेल में भी काटे मैंने। और फिर मेरी सिस्टर ने, आपको फिल्म में भी आपने देखा होगा कि मेरी सिस्टर ने कान की बालियां बेच के और उसने आके मुझे जुर्माना, पता नहीं उस टाइम 5 रुपए था या 2.5 रुपए था, मुझे अभी वो चीजें याद नहीं है, मगर फिर भी वो मेरी सिस्टर ने आके मुझे छुड़ाया था। तो ये था, जो कुछ भी कराता है ये पेट जो है इंसान को वही करवा। मिल्खा सिंह ट्रेवल कर रहा था बिकॉज मिल्खा सिंह के पास पैसा नहीं था। मिल्खा सिंह ने चोरी की बिकॉज ऑफ ये पेट की खातिर, रोटी खाने के लिए नहीं थी। तो ये चीजें जो होती हैं वो आदमी को जिंदा ऊपर उठाती हैं कि नहीं मिल्खा सिंह तूने ये चीजें की हुई हैं, अब क्या है, करो, बढ़ो आगे जिंदगी में। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आपके पहले गोल्ड मेडल जीतने की। जब सन 1958 में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता, स्वतंत्र भारत के आप पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने, तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया? मुझे याद है कि 1958 में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, क्वीन आई मेरे गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और 1 लाख अंग्रेज स्टेडियम के अंदर बैठा था। जब नेशनल एंथम बजा, क्वीन आई गले में गोल्ड मेडल डाला, विक्ट्री स्टैंड पे जब कहा गया मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, तो तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, सारे अंग्रेज स्टेडियम के अंदर खड़े हैं और खुशी के आंसू अपने आप मेरी आंखों में से नीचे गिर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि मिल्खा आज सही मायने में तूने अपने देश का तिरंगा झंडा ऊपर किया है और देश का नाम ऊंचा किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो जमाना ऐसा था कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और 77 जीती हैं, मुझे किसी ने एक धेला नहीं दिया। आज का जमाना ये है कि मेरे पास 6-7 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है, कितनी मैंने दुनिया भर में इंटरनेशनल रेसेस जीती हैं, मगर मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। और आज आप एक गोल्ड मेडल एशिया में से लेके आ जाते हैं और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। पीवी संधू है, देखो उसको कितना पैसा मिल रहा है।
और वो हमारी साइना नेहवाल है, उसको कितना पैसा मिला है, कितने बॉक्सर हैं उनको कितना पैसा मिला है, रेसलर हैं उनको कितना पैसा मिला है। हम सिर्फ 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे थे जिनको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला। ना मेजर ध्यानचंद को मिला, ना लाला अमरनाथ जो फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे। लाला अमरनाथ मेरे साथ ट्रैवल करते थे, ध्यानचंद मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। लाला अमरनाथ मुझे बताया करता था कि मिल्खा मुझे मैच खेलने के 2 रुपए मिलते थे और 3rd क्लास में नीचे ट्रेन में सो के जाते थे। मेरे साथ नीचे दरी बिछा लेनी और उसके ऊपर सो के मद्रास जा रहे हैं या हैदराबाद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो ये चीजें जो थी उस जमाने में थी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं वहां पे फर्स्ट आया तो उसके बाद जब क्वीन चली गई तो वहां पे एक लेडी बैठी थी। वो भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि वो साड़ी वाली लेडी थी, बॉब्ड हेयर लेडी। तो वो लेडी जब क्वीन डाल के चली गई तो मैं विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरा तो एक लेडी सामने वीआईपी गैलरी में से दौड़ी आ रही, मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी, आपने कमाल कर दिया। तो पंडित जी का मैसेज आया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लेडी कौन है, क्या है। वो मुझे अपने आप इंट्रोड्यूस करती है कि मैं जी पंडित जी की बहन हूँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं हाई कमिश्नर हूँ यहाँ पे। और पंडित जी ने पूछा है, मैसेज आया पंडित जी का, क्योंकि हमारे जमाने में ना तो टीवी था, ना ये मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था। 58 की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। जी, पंडित जी का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसने मुझे पंडित जी का मैसेज दिया कि पंडित जी ने पूछा है कि मिल्खा से पूछो उसको क्या चाहिए। अगर मैं चाहता तो मैं कहता जी 200 एकड़ जमीन मुझे यूपी में दे दो, 200 एकड़ जमीन मुझे दिल्ली में दे दो, 2-3 कोठियां मुझे दिल्ली में डलवा दो। तो पंडित जी के लिए बड़ी मामूली बात थी। मगर हमारा जमाना ऐसा था कि हमें मांगते हुए शर्म आती थी। और मैंने क्या मांगा आपको मालूम है इस चीज का? वो आपने फिल्म में शायद नहीं देखा। मैंने कहा था कि एक दिन के लिए सारे देश में छुट्टी कर लो। तो वो छुट्टी हुई, सब खुश हुए इस बात पे, मैं प्राउड महसूस कर रहा था। तो उस टाइम मेरे खुशी के आंसू गुजरे। जी, मिल्खा सिंह से फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह बनने के पीछे क्या कहानी है, किसको श्रेय देना चाहेंगे और कितना सुकून मिलता है आपको अपने नाम के आगे फ्लाइंग सिख लगने से? इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आज अगर दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है एज फ्लाइंग सिख, तो इसका क्रेडिट मैं जनरल अयूब को देता। वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 60 के अंदर, जब मैंने अब्दुल खालिक को पाकिस्तान के अंदर हराया, जहां पे मुझे फ्लाइंग सिख का खिताब मिला। और ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। कि जब लाहौर में फ्लाइंग सिख का खिताब मिला तो इट वाज वेरी ग्रेट थिंग। तब भी मैं खुशी के आंसू रोया था। स्टेडियम भरा हुआ था और लोग देख रहे थे कि मिल्खा सिंह खुशी से रो रहा है। जी, एक किस्सा ये भी बहुत ही मशहूर है कि आप ट्रेन के साथ दौड़ लगाया करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ट्रेन के इंजन को पीछे छोड़ना है और दौड़कर आगे निकल जाना है? हाँ, ये सही बात है। जब सिकंदराबाद में मैं ट्रेनिंग किया करता था तो वहाँ पे छोटी लाइन जो होती है ना, छोटी लाइन पे वो गाड़ी चलती थी। तो उस ड्राइवर को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जब मैं ट्रेन के साथ इंजन के साथ भागता था तो वो ड्राइवर मुझे कहता था आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि उसको तो मालूम नहीं था कौन दौड़ रहा है, मिल्खा सिंह है या कोई आदमी है, मगर वो हिम्मत कर रहा है ट्रेन के इंजन के साथ दौड़ने के लिए। तो वो जब गाड़ी ऊपर चढ़ती थी तो उसी तरह मैं भी चढ़ाई पे चढ़ता था। तो ये सही बात है कि मैं रेल के साथ दौड़ता था और मुझे उससे बहुत उत्साह मिला, उससे मुझे बहुत शाबाशी मिली। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। जी, मिल्खा सिंह जी, आपने पार्टीशन का वो दर्द हमारे साथ साझा किया। तो जब आप पाकिस्तान गए, वहां आपको फ्लाइंग सिख का खिताब मिला, तो अपने गांव भी आप होकर आए थे? बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा होगा जो लड़का मेरे साथ जाता था पढ़ने के लिए, तो उसके माँ बाप तो मार दिए गए थे, मगर उस बच्चे को, वो बच्चा बच गया था। उस बच्चे को मौलवी ने पाला और उसने उसी वहीं पे उसकी शादी की, उसके बच्चे भी वहाँ पे हैं। अब तो उसके बाद तो ना मोबाइल पे बात हुई है 60 के बाद, तो ना ही उससे कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है। पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, मगर वो लड़का मेरे साथ था। जी मिल्खा सिंह जी, है तो थोड़ा पर्सनल, अपनी शादी के बारे में बताएं। सुना है काफी संघर्ष करना पड़ा था आपको निर्मल कौर जी से शादी करने के लिए। कब, कहां और कैसे आपकी मुलाकात मैम से हुई थी? आपने ठीक पूछा है कि हमारी मुलाकात जो थी वो 1954-55 में सिलोन में हुई थी। उस टाइम सिलोन था, आजकल श्रीलंका कहते हैं उसे, क्योंकि ये उस टाइम इंडिया वॉलीबॉल लड़कियों की टीम की कैप्टन बन के गई हुई थी।
और मैं एथलेटिक टीम में गया हुआ था वहाँ दौड़ने के लिए। तो एक इंडियन था वहाँ पे, सरदार जी थे, वो ईरान के रहने वाले थे और उनका चाय का बिजनेस था। तो जब वो ईरान वाले को पता चला कि इंडिया की 2 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, वॉलीबॉल की लड़कियों की टीम है और दौड़ने वाली टीम आई हुई है, तो उसने अपने घर हमें खाने पे बुलाया। तो जब खाने पे बुलाया तो वहाँ पे लड़कियों के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो आपस में बातें कर रहे थे, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं आर्मी में हूँ। तो लड़कियों से बातें हुई तो कोई कहने लगी मैं फलाने कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं फलाने कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये फिजिकल एजुकेशन कॉलेज पटियाला जो है उसमें पढ़ा करती थी। तो फिर वो एक दूसरे का नंबर पूछने शुरू किए, भी आपके पास टेलीफोन है? मैंने कहा जी मेरे पास तो टेलीफोन आर्मी में है नहीं, अगर आपके पास कोई टेलीफोन है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए, कोशिश करूंगा बात करने के लिए। तो वो फिर नंबर जो था मैंने इनके हाथ पे लिखा, जो आर्मी वाला नंबर था। तो वो भी अगर मेरे कंपनी कमांडर को वो पहले ये टेलीफोन करती, फिर वो मुझे बुलाते, फिर बात करवाते, फिर बात थी। तो वो तो बात हुई नहीं। उसके बाद मैं चला गया सिकंदराबाद अपने वापस, तो ये चली गई अपना पटियाला जहाँ पढ़ती थी। तो दोबारा जब पटियाला में हमारा कैंप लगा, ये 54-55 की बात है, तो फिर इनका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ने कहा कि मिल्खा सिंह को हम कॉलेज बुलाएंगे। तो उन्होंने मुझे इज्जत मान देने की कोशिश की। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये सामने लड़कियां बैठी, तो वहाँ पे ये भी बैठी थी। तो दोबारा वहाँ पे इनके साथ मुलाकात हुई। तो वो फिर दोबारा वहाँ से ये चीज सारी चली। तो धीरे 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 फिर आपस में हमने मिलना जुलना शुरू किया। तो फिर सब चीज टूट गई। 56 के बाद मुलाकात नहीं हुई। तो फिर इनके से मुलाकात जो हुई 1960 के अंदर, जब मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो ये भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आके इन्होंने भी ज्वाइन किया। तो वहां से फिर दोबारा ये चीज पैदा हुई। उसमें जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई और आके चली गईं। जो दोबारा ये चीज रिवाइव हुई तो फिर उसके बाद ये बात बनी। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जमाना ऐसा था कि आप हिंदू हैं तो आप सिखों में नहीं शादी करना चाहते थे, मैं सिख हूँ तो मैं हिंदुओं में शादी नहीं करना चाहता था। हमारे जमाने में ये चीजें बहुत चलती थी। तो ये क्रेडिट जो है मैं कैरों साहब को देता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बुलाया और कहा कि तुम यार पढ़े लिखे आदमी हो, तो वकील हो, तुम एडवोकेट हो, और तुम ये चीजों में पड़ गए हो कि वो सरदार है, मैं नहीं शादी करना चाहता, मेरी बिरादरी वाले क्या कहेंगे। और मेरी सिस्टर जो थी अकेली, जो आपको बताया बच के आई थी, वो कहती थी आपको इतने सरदारों की लड़की मिलती हैं तो आप हिंदुओं में क्यों शादी करना चाहते हैं। तो उस जमाने में ये चीजें चलती थी। मगर ये कैरों साहब थे जो बीच में आए, ही वाज चीफ मिनिस्टर। तो मेरे फादर इन लॉ को कहा कि नहीं, आप गलती कर रहे हो, आप कहते हो मेरी बदनामी होगी, अगर ये जाके कोर्ट में मैरिज करा लेंगे तब बदनामी नहीं होगी। तो फिर शादी के लिए माने, बकायदा सरदारों में के अंदर भी जिस तरह से होती है शादी उस तरह से भी फेरे हुए, फिर हिंदू रिवाजी से भी सारा काम हुआ। तो